देखो, हमारा एक मतलब है और मकसद भी है, वो है ये कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। वैसे हमारा वीडियो शायद आपका जो न्यूज है उसके एक दिन बाद आएंगे, लेकिन इसके लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो फुल फ्लेजेड हो। अब क्या है कि आपके पास जो वीडियो हम शेयर कर रहे हैं, ये जो कंटेंट आपको शेयर कर रहे हैं, हमारे दिमाग में ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर कोई भी इफ और बट ना रहे। तो वैसे ही एक टॉपिक लेकर हम आए हैं जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। ऐसे एक टॉपिक हम बात करेंगे और उसमें यह है कि रशिया और यूक्रेन के अंदर जो वॉर चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, वो तो कंटिन्यूअस हो ही रहा है 2022 से, लेकिन एक एक करके रशिया जैसे जैसे एक एक जगह को वो अपने अपने हाथ में ले रहा है, या जैसे करके रशिया एक एक जगह को ध्वस्त कर रहा है, उससे बहुत सारे चेंजेस क्रिएट हो रहा है। अगर हम बात करें तो 2022 से लेकर अब तक यूक्रेन की जो मैप है उसमें बहुत सारे चेंजेस आया है। तो आशा करूंगी ये वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे और हमें जरूर बताओगे कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा, और इसको लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो लाइक करने से इसका रीच जितना बढ़ेगा उतना ही वह आपके लिए भी आसान हो जाएगा हमारी वीडियो को ढूंढना और आपने आपकी पढ़ाई को सशक्त करना। ठीक है, तो मैं आपको पहले जो बात पे हम लोग बात कर रहे थे उस पे आ जाते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही है जंग। ठीक है, इसमें तो कोई दौराए नहीं है। अब हाल ही में रशिया ने यूक्रेन का एक शहर है, उसका नाम है अवदीव्का। ठीक है, ये है अवदीव्का। ये जो एरिया है इसको रशिया ने इसको भी अपने अंडर कर लिया। ठीक है, इसको खत्म किया। तो बेसिकली ये तो एक घटना घटी है, लेकिन ये जो अपने कब्जे में करने के बाद इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे इस जो वर्स्ट सिनेरियो है, ये जो जंग के सिचुएशन है, ये कैसे यूरोपियन कंट्री के साथ रशिया का रिश्ता को कैसे बढ़ाएंगे, या हम इस पे ये भी बताएंगे कि ये जो रीजन था ना अवदीव्का, तो ये अवदीव्का का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है और इसके गिरने से यूक्रेन और वेस्टर्न सपोर्टर्स पे क्या असर होगा। यूक्रेन का वेस्टर्न सपोर्टर्स अगर हम क्लियरली बताएं, लास्ट वीडियो में हमने बात की है नाटो के बारे में, वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि नाटो के साथ रशिया के रिश्ता कैसा है और नाटो के अंदर कौन कौन सा स्टेट है, क्या करते हैं ये सब। वैसे आपको एक लाइन पे बता दें, नाटो एक अलायंस है जो मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, तो वो सारे उनके जो सपोर्टर्स कंट्री है उन पे क्या असर होगा और इससे आगे के लड़ाई में क्या बदलाव आएंगे। तो चलिए आपके बारी आज के क्लास शुरू करते हैं, आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो अवदीव्का नाम की ये जो जगह है, जो अवदीव्का की बात करें तो इसका जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये यूक्रेन के ईस्ट में है। ठीक है, अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यहाँ पे हमारे है अवदीव्का। ठीक है, आपको दिख रहा है। अब देखो, यहाँ पे रहने के कारण एक चीज तो आपको पता ही चल रहा है कि ये फ्रंट लाइन पर स्थित एक शहर है जो रशिया के स्मूथ लॉजिस्टिक को रोकता था। पहले क्या हो रहा था, यहाँ से जो डॉनबस होके डॉनस्टक होके यहाँ पे जब यूक्रेन में रशिया घुस रहा था, तो ये एक ऐसे शहर है जो इसको क्या कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था अंदर आने के लिए। लेकिन अब क्या होगा, अब अगर हम बात करें वैसे ये जो एरिया है अवदीव्का के बारे में अगर बात करें, ये बहुत ज्यादा वॉर प्रोन एरिया है। अगर 2014 की बात करें, जब रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन में मिलिट्री इंटरवेंशन किया था, तब भी जाके यही शहर है जो बहुत ही अच्छे से फोर्टिफाइड तब किया गया था, और इस शहर को पकड़ना रशिया के लिए एक आसान रास्ता खोला है यूक्रेन की बाकी हिस्से तक पहुंचने के लिए। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल में क्लियरली बताया गया कि विदाउट डोमिनेंट हिल, लार्जर रिवर्स और एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशंस of the kind it built around Avdiivka is the better place for the decade. Ukraine will probably have to cede more ground to hold back Russian units. इतने बड़े बड़े अक्षरों में जो बताया गया है, मैंने ऐसे ही रट्टा मार के आपको जो बताया, ये बेसिकली इसका मतलब ये है, न्यूयॉर्क टाइम्स को भी लग रहा है कि ये अवदीव्का सिंपली रशिया के पास आने से
यूक्रेनियन जो एरिया है, बाकी एरिया, वो अब ज्यादा ही पोरस हो गया। मतलब अब तक ये एक दुर्ग की तरह, एक किले की तरह यूक्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब यूक्रेन के अंदर घुसना रशिया के लिए बहुत ज्यादा इजियर टास्क है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको बताएंगे कि अद्विका के पास ही क्या है, डोंस्टेक है, ये है ना, अद्विका के पास ही है ये। तो इसको जब रशिया ने इसको जब ऑक्युपाई किया था, तब से ही एक टेंशन चल ही रहा था कि अब अवदीप्का का क्या होगा। अब अवदीप्का को पकड़ना, इसका डबल फायदा हो गया रशिया के लिए, और भी ज्यादा यूक्रेनियन शहरों तक रशियन पहुंच सकते हैं और डोंस्टेक को यूक्रेनियन जो फोर्स है उससे बचा सकता है। अब ये जो जीत है यूक्रेनियन सोल्जर की मोरल पर भी बहुत ज्यादा असर डालेगी, जो कि सालों साल से ये जंग को लड़ते हुए रह रहे और इनकी लॉसेस बढ़ते बढ़ते ये बहुत ही ज्यादा होगा। अब हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच का अद्विका का रिलेशन पता चल गया, लेकिन अब वेस्टर्न कंट्री के ऊपर ये कैसे असर पड़ेगा, जिसको वेस्टर्न बैकर्स कहते हैं। वैसे यूक्रेन और उसके जो वेस्टर्न बैकर्स है उसके वीकनेस इसके गिरने से सामने आया। अब बेसिकली हम बता ही सकते हैं कि वेस्टर्न एड जो यूक्रेन को मिल रहा था वो रुक रुक कर आ रही थी, शैटरिंग हो रही थी, है ना, जिसे यूक्रेन का जो फंड्स है और एम्यूनिशन का है वो कम होते जा रहा था। तो सिंपल एक बात है कि एक मेजॉरिटी हिसाब से देखे तो एक मेजर एड पैकेज यूएस में अटका हुआ है और यूरोपियन कंट्रीज भी यूक्रेन को मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो सिंपली यूक्रेन के पास सिर्फ 10 दिन तक का एम्यूनिशन ही बचा है और रशिया के पास उसके 10 गुना ज्यादा फायर पावर है। तो यहां पे एक बात बहुत ही क्लियर हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि अगर यूक्रेन के पास अवदीप्का नहीं है, इट्स वेरी टफ टू प्रोनाउंस इट, अवदीप्का अगर नहीं है तो जाके यहां के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आता है वो भी हम देखेंगे। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, वो नाटो से अर्जेंट हेल्प मांगा है। जैसे मैंने बताया नाटो इज अ वेस्टर्न जो कंट्रीज है उसमें यूएस की भी कुछ कंट्रीज है एंड यूरोपियन कंट्रीज तो है ही। इनके जो मेंबर्स है इनसे इन्होंने क्लियरली बताया कि देखो अगर नाटो हमें मदद करने नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, यूक्रेन अकेला ही लड़ेगा। लेकिन नाटो का रेस्पॉन्स उसके बाद भी ठंडा ही रहा है और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि नाटो यूक्रेन को डायरेक्ट इंटरवेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो रशिया है, रशिया का न्यूक्लियर वॉर वो बहुत ही स्ट्रांग है बाकी देशों के सामने, तो वो उससे जो वॉर सिचुएशन है बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो सिंपल ये बात है कि ये बड़े मामले में खतरा ना तैयार हो, इसी वजह से वो भी इसमें इंटरवेन नहीं कर रहे हैं। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज भी यूक्रेन के साथ होते हुए भी नहीं है। अब यूक्रेन के लिए अभी तक की कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रशिया ने इससे पहले क्या किया, एक मिन्स्क एग्रीमेंट बनाया गया था, इस मिन्स्क एग्रीमेंट को भी उन्होंने वायलेट किया और यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको नहीं मानता। अब आपको दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में ये आएगा कि मिन्स्क एग्रीमेंट है क्या। बेसिकली ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उसको खत्म करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया था। वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, उसमें रशिया साइन किया था, लेकिन ये वॉर सिचुएशन में बेसिकली अगर हम बात करेंगे प्रो रशियन जो सेपरेटिस्ट है यूक्रेनियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, उनके वजह से ये मिन्स्क एग्रीमेंट बार बार टूटा भी है। पहला एग्रीमेंट जो 2014 में मिन्स्क 1 था उसमें साइन हुआ था, जिसमें सीज फायर, हेवी वेपन्स इसको विड्रॉ करने के लिए बात किया गया था और जो पावर है वो डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए बात किया गया था, लेकिन वो भी फेल हुआ। फिर उसके बाद मिन्स्क 2 आया। मिन्स्क 2 आपको स्पेलिंग अगर पता चले तो MINSK, ठीक है, ये है, ये एग्रीमेंट है। इसका सेकेंड एग्रीमेंट भी आया था 2015 में। अब 2015 में जब इसको ये आया था तब भी ये फाइनली जाके वायलेटेड हुआ था रशिया के थ्रू, तो ये पूरी तरह से कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया और कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहा। अब इसके आगे की लड़ाई में क्या बदलाव आएंगे
वो अब थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें वो है किसके बारे में, यूक्रेन की बारे में। अब देखिए यूक्रेन का क्या बोल रहे हैं, यूक्रेन की अगर हम बात करें, ओके दिस इज यूक्रेन। यूक्रेन की अगर हम बात करें कि अपने जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसमें वो सुधार करना बहुत जरूरी है और वो अपने जो फोर्सेस है उसको बेटर इक्विप करना जरूरी है। अब यूक्रेन को अपने जो एलाइज है उससे ज्यादा सपोर्ट मांगना होगा और उनको कन्विंस भी करना होगा कि ये सिर्फ यूक्रेन की जंग नहीं है बल्कि यूरोप की भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूक्रेन की पर्सपेक्टिव है। रशिया की पर्सपेक्टिव अगर बताया जाए तो रशिया को भी अपने स्ट्रैटेजीज में सोचना होगा, क्योंकि अवदीव का ये कैप्चर से ही जंग खत्म नहीं होगी। रशिया को अभी भी यूक्रेन का 80% हिस्सा लड़ना होगा और यह भी पॉसिबल है कि यूक्रेन की रेजिस्टेंस मूवमेंट बढ़ जाएंगे। सिंपल बात है, उनका दरवाजा अगर टूट गया तो ये लोग पूरे फोर्स के साथ सामने आएंगे ना। अब रशिया को भी अपने सैंक्शन और डिप्लोमेटिक प्रेशर से डील करना होगा और उसकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है और रिपुटेशन है उस पर ये बहुत बुरा असर डालने तो वाला ही है, उससे भी उनको लड़ना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इसके तीसरा स्टेक होल्डर्स के बारे में, जो कि है कुछ यूएस की कंट्रीज और कुछ है यूरोपियन कंट्रीज। अब इन दोनों के अंदर की अगर हम बात करें तो बहुत ही क्लियरली एक चीज पता चल गया कि वो यूक्रेन को किस हद तक सपोर्ट करेंगे और रशिया को कैसे डिटर करेंगे, ये चीज उनको क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा अब इस सिचुएशन में कि वो यूक्रेन के साथ कितना जाएगा हेल्प करने और रशिया को कितना डिटर करने वाले हैं। ये भी डिसाइड करना होगा कि ये जो जंग है वो सिर्फ रीजियोनल है या ग्लोबल इंप्लीकेशंस भी है कि नहीं। अगर ग्लोबल इंप्लीकेशन इसमें के आते हैं यूरोप और ये यूक्रेन और रशिया के रिश्ते के बीच, तो यूरोप को इसमें कूदना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक ना। अब यूरोप और यूएस को भी अपने पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल विल का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये जो जंग है उनके टैक्स पेयर के पैसे से चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहां तक था ये अवदीव्का की गिरने की सारे इंफॉर्मेशन। आशा करती हूं कि आपके पेपर में अगर कोई भी एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, उसमें अगर ये टॉपिक को आप इंक्लूड कर पाओगे विद टोटल एनालिसिस, यह आपको रिजल्ट लाने में बहुत हेल्प करेगा। और आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आपको अच्छा लगा है ये सेशन तो मुझे पर्सनली भी आप डीएम कर सकते हो ऑन दिस इंस्टाग्राम अकाउंट। सो आज के लिए यहां तक ही। बाय बाय, टेक केयर, डेफिनेटली बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।